मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल कानून की वानगी में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और हाई कोर्ट के जजमेंट को डिकोड करता हूं हिंदी में, उसकी व्याख्या करता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं, जिससे कि हमारे जो मित्र प्रैक्टिस कर रहे हैं वह उनको रेफरेंस के रूप में सारे केस उपलब्ध हों और वे आसानी के साथ अपने चीजों को प्लेस कर सकें कोर्ट के सामने। मित्रों, आज मैं एक ऐसे केस की चर्चा यहाँ करने जा रहा हूँ जिसमें कि एफआईआर काफी देर से हुआ और देर से हुए एफआईआर के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस जो लिया था लोअर कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। मैं आता हूँ सबसे पहले इसकी जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है उस पर मैं आता हूँ। यह एक कंप्लेन केस है और यह आसाम के कामरूप जिले में किया गया। ठीक है, यहाँ पर दो प्रोसिक्यूटर्स थे। जो पीड़ित महिला थी उसने 34 सालों के बाद एफआईआर दर्ज किया। बलात्कार के 34 सालों के बाद एफआईआर उसने दर्ज किया और एफआईआर दर्ज किया उसके बिहाफ में उसके बेटे ने, जिसे हम इस पूरे केस में डिफैक्टो कंप्लेनेंट के नाम से जानते हैं। यह क्या था? यह 1982 की घटना थी, जहां पर एक 15 साल की नाबालिग लड़की को, जैसा कि कंप्लेन केस में मेंशन किया गया है, 15 साल की नाबालिग लड़की का एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश गडोडिया था उसने बलात्कार किया और इस बलात्कार के कारण उससे एक बच्चा पैदा हुआ। 1983 में एक बच्चा पैदा हुआ और वह बच्चा जब बड़ा हुआ तब उसने अपने मां के बिहाफ में खड़े होकर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब इसमें एफआईआर दर्ज कर दिया, यह तो एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, यह जानिए। बलात्कार की जो आरोपी थी उसने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया इतने पूरे 34 सालों में, और रैदर उसने अपने बेटे को जो टाइटल दिया वह सुरेश गडोडिया का ही गडोडिया टाइटल दिया। उसने बेटे का नाम था जसीम अहमद गडोडिया, और जसीम अहमद गडोडिया जो कि सुरेश गडोडिया का बेटा था, उसे सुरेश गडोडिया ने उसका पालन पोषण भी किया, उसे पैसा भी प्रोवाइड किया, जो कि कंप्लेन केस में जसीम अहमद गडोडिया ने स्वीकार किया। तो इस आधार पर उसने एफआईआर दर्ज किया कि उसकी मां का बलात्कार आज से 34 साल पहले सुरेश गडोडिया ने किया था। और 34 सालों के बाद हुए इस कंप्लेन केस में, जो कंप्लेन केस हुआ, उस कंप्लेन केस के बाद लोअर कोर्ट ने, कामरूप के लोअर कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस भी ले लिया। कामरूप गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर लोअर कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस भी ले लिया। इस कॉग्निजेंस के खिलाफ सुरेश गडोडिया ने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई, उसे खारिज करने की अर्जी लगाई, लेकिन उसे खारिज नहीं कर हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि उसने कॉग्निजेंस जो लिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा उसको उसने सही माना और केस को चलाने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट के निर्णय से ग्रिप्ड होकर सुरेश गडोडिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और यह जो निर्णय आया है उस सुप्रीम कोर्ट के इस जो दर्ज किया गया क्रिमिनल अपील संख्या 185 2024 उसमें ही यह निर्णय आया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह जो लिया गया है फैसला लोअर कोर्ट के द्वारा वह बिल्कुल ही एब्यूज ऑफ लॉ है। यह प्रोसेस ऑफ लॉ का पूरी तरह से एब्यूज किया गया है और हाई कोर्ट ने भी इसको जो सेट असाइड नहीं किया उसने भी मिसयूज किया है तो वह प्रोसेस ऑफ लॉ का, और उसने अपने सेक्शन 482 के तहत जो उसे अधिकार दिए गए थे उस अधिकार का उसने सही इस्तेमाल नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ है। अब क्या था यह देखिए, जब कंप्लेन केस फाइल हुआ उसके बाद पुलिस ने सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के धारा के तहत, सीआरपीसी की धारा के तहत फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया। फाइनल फॉर्म का क्या मतलब होता है? फाइनल फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें कोई एविडेंस
नहीं है, कोई ठोस एविडेंस नहीं है और ऐसी स्थिति में एक केस को चलाना ठीक नहीं है। ठीक है ना, इस केस का कोई सब्सटेंशियल मटेरियल नहीं है, इसीलिए इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। फाइनल फॉर्म का मतलब यह होता है, दो चीजें होती है, एक चार्जशीट होता है और दूसरा फाइनल फॉर्म होता है। चार्जशीट में व्यक्ति को अपराधी ठहराया जाता है और उस पर केस चलाने की बात को रिकमेंड किया जाता है और फाइनल फॉर्म में कोई एविडेंस नहीं मिलने के आधार पर वह उस व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाता है और उस पर प्रोसीडिंग नहीं चलाने की अनुशंसा की जाती है। तो यहाँ पर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसने यह माना कि इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है। दूसरी चीज है, उसने यह माना इस बात को कि पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बेटा है जसीन अहमद गरोडिया, वह अपने पिता से लगातार मदद लेता था, कैश मनी लेता था और अपना जीविकोपार्जन चलाता था और लगातार ही उनसे पैसे लेता रहता था। लेकिन बाद में चलकर पिता के साथ उसका डिस्प्यूट हो गया। सुरेश गरोडिया जो आरोपी है इस केस में, उनके साथ उसका डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होने के बाद, और यह डिस्प्यूट किस चीज को था, प्रॉपर्टी के डिवीजन को लेकर डिस्प्यूट था। सुरेश गरोडिया अपने आप को उसका बेटा कहते हुए प्रॉपर्टी का डिमांड कर रहा था और इसी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट के बाद उसने अपने मां के ऊपर हुए बलात्कार का केस दर्ज कर दिया। यहाँ पर दूसरी बात यह है, जो कही गई फाइनल फॉर्म में, उसमें कहा गया कि एसएफएल का रिपोर्ट जो आया है, एसएफएल का रिपोर्ट तीनों का आया, जिसमें कि उस महिला का भी जिसका बलात्कार किया गया था, बेटे का भी, और सुरेश गरोडिया जो आरोपी का है। तो उससे यह साबित हो गया कि सुरेश गरोडिया उसका बेटा है। ठीक, इस आधार पर पुलिस ने फाइनल फॉर्म को सबमिट किया, लेकिन पुलिस के रिकमेंडेशन को नहीं मानते हुए लोअर कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस ले लिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है दो परिस्थिति में। एक तो कि वह कंप्लेंट केस है तो वह खुद भी अपना कॉग्निजेंस ले सकता है, कोर्ट ने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए ले सकता है। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस को लिया जा सकता है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट यदि नेगेटिव हो, जैसे कि फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया गया हो, तब भी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कोर्ट जो है वह अपने पूरी प्रोसीडिंग में इस बात की चर्चा करे कि क्यों और किस कारण से उसने कॉग्निजेंस लिया और पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। इसमें मैं आपको बतला दूं कि गुवाहाटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 376 और 506 ऑफ द आईपीसी के तहत, उसमें कहीं पर भी इस कारण का जिक्र नहीं किया गया कि पुलिस रिपोर्ट को किनारे करते हुए, सेट असाइड करते हुए क्यों कॉग्निजेंस लिया गया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि इसके खिलाफ क्वेश करने के लिए सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जो आरोपी व्यक्ति था सुरेश गरोडिया, वह हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने सेट असाइड करने से मना कर दिया। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह डायरेक्शन है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का जो केस है 1992 का, उसमें कि 482 का जो पावर है उसको स्पेयरिंगली यूज किया जाए और उसका मिसयूज न हो। लेकिन यहां पर मिसयूज की बात ही नहीं थी, प्रॉपरली यूज ही नहीं किया गया। 482 का पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है हाई कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट को क्वेश करने का अधिकार है, एफआईआर को क्वेश करने का अधिकार है, कॉग्निजेंस को, और भी बहुत सारे अधिकार उसमें 482 में दिए गए हैं। वो स्पेशल अधिकार है और वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को है। तब इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि पूरे केस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह जो कुछ था वह सहमति से सेक्स किया गया लगता है, सहमति से किया गया सेक्स लगता है, क्योंकि आरोपी के खिलाफ कोई भी आरोप उस समय नहीं लगाया गया, कोई केस नहीं दर्ज किया गया। दूसरा कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम अपने पिता के सरनेम पर रखा गया, और तीसरा उसके लालन पालन के लिए पूरा का पूरा पैसा उसके पिता और आरोपी जो थे सुरेश गरोडिया ने दिया।
और ऐसी स्थिति में जब कंसेंसुअल सेक्स है तब ऐसी स्थिति में, और जब वो लगातार उसकी मदद वह ले रहा है, तब ऐसी स्थिति में यहाँ कोई केस बनता नहीं है। यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर था उसने यह कहा कि कॉन्सेंसुअल सेक्स का कोई मतलब रहता नहीं है नाबालिग के केस में। यदि नाबालिग का कंसेंट मिल भी गया तब वह जो है वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर यह उसने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इतने लंबे समय तक चुप रहने का कोई कारण नहीं था, और जो कंप्लेन केस किया गया उसमें चुप रहने का अभी तक केस नहीं करने का कोई वैलिड कारण, कोई कॉजेंट रीजन कोई नहीं दिया गया। तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि यह जो कॉग्निजेंस लिया गया है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्लेंट केस में कहीं पर इनऑर्डिनेट डिले का कहीं पर चर्चा नहीं की गई थी और कहीं पर इसका जस्टिफिकेशन नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में इसको कंटिन्यू करना सही नहीं है। मैं पुनः आपको एक बार स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के केस की चर्चा करूंगा, जिसके पैरा 102 के सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 में बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि जो लॉ के प्रोसेस का एब्यूज किया जाता है, यदि एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तब ऐसी स्थिति में किसी भी केस को क्वैश किया जा सकता है। और यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर प्रोसेस ऑफ लॉ का एब्यूज नजर आ रहा है और अपने निजी फायदे के लिए केस को किया गया। दूसरी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब वह व्यक्ति जिसके के ऊपर बलात्कार का आरोप है उसने अपना टाइटल दिया उस बच्चे को और उसका लालन पालन किया और उसे लगातार पैसे भी वह देता रहा, जिसे कि खुद ही जो कंप्लेनेंट है उसने एक्सेप्ट किया है, तब ऐसी स्थिति में यह पता चलता है कि यह सारा कुछ कॉन्सेंसुअल है, इसलिए इसको जारी रखने का कोई मतलब नहीं है और यह केस को उसने खारिज कर दिया। तो इस तरह से एक आरोपी को, जिसके ऊपर महिला ने आरोप लगाया था और उसके पुत्र ने आरोप लगाया था, उसको इस केस से मुक्त कर दिया गया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग जो भजनलाल के केस को लगातार पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, उसका भी रेफरेंस देते हुए आप किसी सेक्शन 482 के तहत जो आप क्वैशिंग का पिटीशन फाइल करते हैं उसको जस्टिफाई कर पाएंगे यदि आपके पास वैलिड रीजन है तो। मित्रों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मित्रों, अपना सुझाव भी अवश्य दें कि किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि, और केस में और किस तरह का डिटेल आप चाहते हैं, जो जजमेंट है उसमें किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसका भी आप जरूर ही सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।